अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले की कार्रवाई पीर से शुरू होगी, जिसमें ज़ेर इल्तिवा बिलों को मंजूर किया जाएगा। इजलास का दूसरा मरहला 6 अप्रैल तक जारी रहेगा और इस दौरान जुमला 17 नशिस्तें होंगी। ज़राए के मुताबिक इस दौरान 35 बिल मंजूर होने हैं, जिनमें 26 राज्यसभा में और 9 लोकसभा में ज़ेर इल्तिवा हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ ही बजट इजलास 31 जनवरी को शुरू हुआ था। सेशन का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहा। इस दौरान जुमला 10 मीटिंग्स हुई। सेशन के पहले मरहले में सदर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर और मरकजी बजट 2023-24 पर बहस की गई। बजट इजलास के पहले मरहले के 1 माह के वक्फे के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तकरार बढ़ी है। अपोजिशन के तेवर को देखते हुए ऐवान के हंगामा कैद रहने का इम्कान है। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर हमले की तैयारी में हैं और हुकूमत भी उनके हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। राज्यसभा की कार्रवाई को आसानी से चलाने में तमाम जमातों से ताउन की अपील के लिए नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इतवार को कुल जमाती मीटिंग भी बुलाई। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर बैरून मुल्क में मुल्क को बदनाम करने का इल्जाम लगाया, जिससे कांग्रेस और बीजेपी में तलखी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में जेल भेजने की कार्रवाई, राष्ट्रीय जनता दल के लीडर लालू प्रसाद यादव के अहले खाना के अरकान से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने से मुताल्लिक घोटाले और तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से पूछताछ जैसे कई उमूर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया है, जिसके पेश नज़र पार्लियामेंट के हंगामा खैज होने का इम्कान बढ़ गया है। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात से 2 महीने पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को एक बार फिर रियासत के दौरे पर मांड्या और हुबली धारवाड़ पहुंचे। पिछले 2 महीनों से भी कम वक्त में मोदी रियासत में 6ठी बार आए हैं। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले कांग्रेस JDS के गढ़ मांड्या में रोड शो किया और फिर एक पब्लिक मीटिंग को मुखातिब किया। मोदी ने अपनी तकरीर में कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथी मोदी की खबर खोदने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मोदी एक्सप्रेसवे बनाने में मस्त है। ITI ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಈ ITI ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾವೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಹಾಗೇನೆ ಯಾಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಈ ಪೇಟವನ್ನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಮುನೇನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಧಾರವಾಡ ವಿತೌಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪೇಡ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ being offered to the honorable Prime Minister by ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಜಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಲಘಟಕಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು, ಶ್ರೀ ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಲಘಟಕಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ನಿಂಬಣ್ಣವರವರು ಇದನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. बीजेपी भरोसे डबल इंजन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत के विजन की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरसों से कर रही है। उन्होंने मुल्क के सनती यूनिट्स और दीगर इदारों के लिए बेलौस और बेतकान खिदमत अंजाम देने वाली CISF की यौम तासीस की तकरीब से हकीमपेट हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ CISF को मुस्तहकम करेगी ताकि बंदरगाहों एयरपोर्ट्स वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कि एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि CISF के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर DGP तक सबने ये 53 सालों में CISF की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। अगर वो लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी बंदरगाहें, हमारी रेल लाइनें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और हमारी औद्योगिक इकाइयां, इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बात का विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगी। इसका सामना करने के लिए अपने आप को सुसज्जित कर राष्ट्र की सेवा में बाकी के 53 साल की तरह ही आगे देश की शताब्दी तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूँ तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPF और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं।
परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। और अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत मुल्क को मजहबी लकीरें खींचकर बांट रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मुल्क में डर और नफरत की सियासत नहीं है। ये लोग 22-24 करोड़ मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? क्या उन्हें समंदर में फेंक देंगे या उन्हें चीन भेज देंगे? अब्दुल्ला ने कहा कि गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, इसका मतलब था कि एक ऐसी रियासत जहां सभी लोगों को बराबर मौके मिलेंगे और किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सभी को गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। तक लोगों को इन्हीं चक्करों में फंसाते रहोगे कि ये होगा वो होगा। कितना धर्म का इस्तेमाल किया गया, हिंदुओं को डराया गया कि मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान को डराया गया हिंदू तुम्हें खा जाएगा। ये आज नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ इलेक्शन आए, हम नहीं चाहते कि एडवाइजर आए या ना एडवाइजर ना आए। हमारा मकसद है स्टेट शुड आए वापस, नॉट truncated statehood. Yes. We want a powerful statehood, like every other state has the right. First time in the history of this nation has a proud state been reduced to a guilty tragedy of this nation. We want that statehood to. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में अग्नि परीक्षा देता है। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए असेंबली इंतखाबात के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 400 असेंबली इंतखाबात करवाने का आंकड़ा छू लिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 17 लोकसभा इंतखाबात और 16 बार सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाबात करवाए हैं। दरअसल इलेक्शन कमिश्नर 3 दिन के कर्नाटका के दौरे पर हैं। वो वहां असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या कर्नाटक के लोग आज़ाद इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। राजीव कुमार ने कहा कि पिछले 70 सालों में भारत ने अपने समाजी, सियासी, माशी और दीगर ज़बानी मुद्दों को पुरअमन तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाया है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मुल्क में जमहूरियत है और लोग इलेक्शन के नताइज पर भरोसा करते हैं। इंतखाबात के फैसलों को हर पार्टी कबूल करती है और इक़्तिदार आसानी से जीतने वालों को मिल जाता है। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब उनके करीबी दोस्त विकास मालू की दूसरी बीवी ने अपने ही शोहर और उसके साथियों पर सतीश को कत्ल कराने का इल्जाम आयद कर दिया। सानवी मालू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को खत लिखकर मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। दरअसल सानवी का दावा है कि सतीश ने तकरीबन 3 साल पहले विकास को सरमायाकारी के लिए 15 करोड़ रुपए दिए थे। सतीश को ना तो रकम वापस की गई और ना ही उन्हें कोई मुनाफा दिया गया। रकम वापस मांगने पर विकास ने साजिश रची और सतीश का कत्ल कर दिया। इस खत के बाद हलचल मच गई है। फिलहाल कोई भी पुलिस अफसर इस मामले पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कैसे करेगी। दिल्ली के मशरकी शालीमार बाग के रहने वाली सानवी मलिक ने बताया कि साल 2019 में उनकी शादी विकास से हुई थी। 23 अगस्त 2022 को सतीश अपने दुबई के घर विकास के पास आया था। उस वक्त उन्होंने ये कहकर अपने पैसे मांगे कि उन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ।
विकास मालू ने सतीश की रकम जल्द ही हिंदुस्तान में वापस करने का वादा किया था। सानवी ने इल्जाम लगाया कि पूछे जाने पर विकास ने कहा कि कोरोना के दौर में सारी रकम जाया हो गई है, अब सतीश को पैसे कौन वापस करेगा, उसे किसी न किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसके लिए गैर मुल्की लड़कियों का इंतजाम किया जाएगा और उन्हें अद्वियात की ज्यादा मिकदार दी जाएगी। सानवी ने यह भी इल्जाम लगाया कि उनके शौहर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात थे। अब होली के मौके पर विकास के फार्म हाउस में सतीश की सेहत का बिगड़ना और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत सब एक साजिश लगती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच या किसी और एजेंसी से करनी चाहिए। ख्याल रहे कि सतीश कौशिक की सेहत 8 मार्च को रात विकास मालू के फार्म हाउस में ही बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को हार्ट अटैक बताया गया। अब पुलिस की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टायर फटने को एक्ट ऑफ गॉड बताकर मुआवजा देने से इनकार करने वाली इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि टायर फटना एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही है, इसीलिए कंपनी को मुआवजा देना होगा। जस्टिस SG डीगे की सिंगल बेंच ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड संगीन और कुदरती तौर पर होने वाला इवेंट होता है जिसके लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं होता। टायर फटने के लिए इंसान जिम्मेदार होता है, इसीलिए इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर कंपनी मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। ये वाकया अक्टूबर 2010 का है। मकरंद पटवर्धन अपने 2 साथियों के साथ कार से पुणे से मुंबई जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी का पिछला टायर फट गया और गाड़ी एक गहरी खाई में गिर गई। मकरंद की मौके पर ही मौत हो गई। मकरंद के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उनके अफराद खानदान ने कंपनी के पास मुआवजे के लिए अप्लाई किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि टायर फटना एक्ट ऑफ गॉड है और इस बुनियाद पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मकरंद के अफराद खानदान वाले मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मकरंद अपने खानदान में अकेले कमाने वाले थे और कंपनी को मकरंद के खानदान को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया। इस हुक्म के खिलाफ कंपनी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची, जहां जस्टिस SG डीगे ने कंपनी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने टायर फटने के कई वजूहात भी बताए। कोर्ट ने कहा कि हाई स्पीड टायर में हवा कम या ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना या टायर पुराना होने से टायर फटने के वाकयात हो सकते हैं, इसीलिए ये इंसानी लापरवाही है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने से पहले टायर की कंडीशन देखनी चाहिए। एयर इंडिया के प्लेन में एक मुसाफिर को सिगरेट पीते पकड़ा गया है। ये वाकया 11 मार्च का है। पुलिस के मुताबिक लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक अमेरिकी मुसाफिर टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था। क्रू मेंबर्स ने जब उसे रोका तो वो उन पर चिल्लाने लगा। फ्लाइट का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे बिठा दिया। मुंबई में फ्लाइट लैंड होने के बाद पुलिस को इस वाकये की जानकारी दी गई। पुलिस ने 37 साल के रमाकांत पर केस दर्ज कर लिया। एक ऑफिसर ने कहा कि ये मुसाफिर इंडियन ओरिजिन का है लेकिन उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। कवायद के मुताबिक प्लेन में स्मोकिंग करने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल रमाकांत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक क्रू मेंबर ने कहा कि फ्लाइट में स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके एक मुसाफिर टॉयलेट गया और वहां सिगरेट पीने लगा। फायर अलार्म की आवाज़ सुनते ही हम फौरन टॉयलेट के पास पहुंचे। हमने रमाकांत के हाथ में सिगरेट देखी। इसके बाद वो हम पर चिल्लाने लगा। हमने उनसे वापस सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा, वो नहीं माने। उन्होंने फ्लाइट में मौजूद मुसाफिरीन से भी बहस की। क्रू मेंबर ने कहा कि रमाकांत ने फ्लाइट का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश की। हमने उनके हाथ पैर बांधे और उन्हें सीट पर बिठाया। इसके बाद वो अपना सिर पीटने लगे। फ्लाइट में मौजूद मुसाफिर पेशे से डॉक्टर था। हमने उसकी मदद ली। रमाकांत का चेकअप किया गया। इसके बाद रमाकांत ने कहा कि उसके पास कुछ दवाइयां हैं। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच चल रही है। सिक्किम में 900 टूरिस्ट हफ्ते की शाम को भारी स्नोफॉल की वजह से फंस गए। ये सभी नाथला और सुमोगो झील से गंगटोक लौट रहे थे। सिक्किम पुलिस ने बताया कि ये टूरिस्ट करीब 90 गाड़ियों में सवार थे। उनकी मदद के लिए फौज और पुलिस पहुंच गई है। अभी तक 15 गाड़ियों को निकाला गया है। जहां से ये गाड़ियां फंसी है वहां से गंगटोक की दूरी 42 किलोमीटर की है। टूरिस्टों को रात में सोने के कैंप में फौज के कैंप में ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है। एक और इतला है कि फौज ने वहां अब तक 400 से ज्यादा टूरिस्टों को रेस्क्यू कर लिया है। मुंबई के बांद्रा में इतवार के रोज ओरेकल
रेड बुल रेसिंग के दौरान एक फार्मूला 1 कार में आग लगी। ये वाकया बांद्रा में बैंड स्टैंड के पास पेश आया, जहां कार रेसिंग हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। किसी के जख्मी होने या मरने की कोई इत्तला नहीं है। ओरेकल रेड बुल रेसिंग 8 साल के लंबे वक्फे के बाद हिंदुस्तान में हो रही है। मौजूदा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रेड बुल रेसिंग का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक बड़ा हादसा पेश आया। वहां एक झोपड़ी में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदा जल गए। ये वाकया रोरा पुलिस सर्कल के तहत हरमाओ बंजारा डेरा गांव में पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार दी जा रही है। इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद की शिनाख्त सतीश कुमार, उनकी बीवी काजल और उनके 3 बच्चों के तौर पर की गई है। झोपड़ी में आग लगने के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आग बुझाने की कोशिश करने वाली सतीश की मां भी झुलस गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपने क्या देखा आपने? देखिए, हमारे थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरामो में बंजारा डेरा में एक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी और कुछ लोग मरने की सूचना मिली थी। तुरंत मेरे मैं और मेरे जितने भी सक्षम अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए और फोरेंसिक यूनिट, फायर ब्रिगेड एंड ऑल्सो डॉग स्क्वाड सब भी मौके पर पहुंच गए और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। इसमें सतीश और काजल नामक पति पत्नी और उनके परिवार सहित जलने की अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन है और उनकी जो माता जी है वो भी उनको बचाने के चक्कर में थोड़ा जल गई है। उन सबको उनको चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी जितने भी डेड बॉडीज है उनको भी पैक कराकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और अभी फिलहाल जांच चल रही है। जो भी सत्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोगों की डेथ होने की सूचना? फिलहाल अभी जो प्रथम दिशा जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है और हमने जो हमारे टीम ने जो देखा है 5 लोगों की डेथ की इंफॉर्मेशन है और बाकी अन्य चीजें जो भी सामने आएंगी आपको अवगत। माह रमजानुल मुबारक 22 या 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है। रमजान से पहले सऊदी अरब हुकूमत की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें रमज़ान के दौरान लाउडस्पीकर के जरिए नमाज पढ़ने और मसाजिद में इफ्तार की दावत करने पर रोक लगा दी गई है। सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने 10 गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें रमज़ान के दौरान दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। नए अहकाम के मुताबिक नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रमज़ान के दौरान दावतें देने के लिए चंदा मांगने पर रोक लगाई गई है। रमज़ान की दावतें मसाजिद के अंदर नहीं बल्कि बाहरी इलाकों में ही दी जाएंगी। इन दावतों पर सुपरविजन इमाम के हाथों में होगा। मसाजिद में रमज़ान के पूरे महीने इमाम मौजूद रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही वो छुट्टी ले सकते हैं। इमामों को नमाज वक्त पर ख़त्म करनी होगी ताकि दूसरे नमाजियों को भी मुनासिब वक्त मिले। बच्चों को मसाजिद में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई गई है। इत्तिफाक यानी माफ़ कीजिएगा इतिकाफ यानी रमज़ान के महीने में जो आखिरी तह में मुख्तलिफ लोग इतिकाफ में बैठते हैं उसके लिए बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी पड़ेगी। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस की वजह से 60 से ज़्यादा हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 40 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके 2 करोड़ रुपए से 8 करोड़ रुपए SVB बैंक में जमा है। वहीं 20 स्टार्टअप के अकाउंट्स में 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा है। इस तरह इन स्टार्टअप्स के बैंक में करीब 400 करोड़ रुपए जमा है। बैंक ट्रांजैक्शंस पर अमेरिकी हुकूमत की 13 मार्च तक लगाई गई रोक की वजह से इन स्टार्टअप्स का पैसा अटक गया है और कई ऑपरेशन रुक गए हैं। ऐसे में इस बहरान से निपटने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ अगले हफ्ते मीटिंग करने जा रही है।
मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मीटिंग में ये देखा जाएगा कि इस बहरान के वक्त हुकूमत उनकी मदद कैसे कर सकती है। उधर इस क्राइसिस का असर दीगर बैंकों पर ना पड़े, इसके लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और फेडरल रिजर्व एक फंड तैयार करने का प्लान बना रहा है। जब बारिश की बात होती है तो अमूमन यही ख्याल आता है कि पानी या बर्फ की बारिश होगी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कीड़ों की भी बारिश होती है। ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिल रहा है। आसमान से बड़ी तादाद में गिरते हुए कीड़ों की वीडियो गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीड़ों की ये बारिश चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में देखने को मिल रही है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। कुछ लोग तो कीड़े की नौयत को देखकर भी हैरत में हैं। आसमान से कीड़ों के गिरने का ये अमल बीजिंग के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उन्हें साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर खड़ी कारें कीड़े से ढकी हुई हैं। बड़ी तादाद में कीड़े सड़क पर भी दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग के शहरियों को मशवरा दिया गया है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो अपने साथ छाता ले जाना ना भूलें। साथ ही ये भी कहा गया कि इस तरह की बारिश का अंदेशा होने पर घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। कीड़ों की इस बारिश को लेकर कुछ लोग अजीब अजीब तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे फूल बता रहे हैं और उसकी वजाहत भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि कीड़ा नहीं बल्कि चीन में पाए जाने वाले पॉपुलर के फूल हैं जो कि कीड़ों की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तेज हवाओं के साथ ये चिपचिपाते कीड़े आ रहे हैं जो इधर उधर गिर रहे हैं। इस मामले में कुछ माहिरीन ने बताया कि शदीद तूफान के साथ ऐसे कीड़ों का आसमान से गिरना कोई नई बात नहीं है। इससे बहुत हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले आसमान से मछलियों की बारिश के भी कुछ मामले सामने आ चुके हैं। हफ्ते के रोज इतालवी कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसी 3 कश्तियों पर सवार 1000 से ज्यादा तारिकीन वतन को बचा लिया। ये कश्तियां कालाब्रिया के बिखरे हुए समंदर में मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी। इटालियन कोस्ट गार्ड की एक बहरी किश्ती 584 अफराद को रिजियो कालाब्रिया के साहिल पर ले आई, जबकि 487 तारिकीन वतन को क्रूटोन की बंदरगाह पर पहुंचाया गया। ये इसी इलाके के करीब है जहां 26 फरवरी को एक कश्ती डूबने के सबब 74 अफराद मारे गए थे, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी भी थे। मकामी हुक्म के मुताबिक सिसिली के साहिल के करीब से भी 200 अफराद को समंदर से बचाया गया और आज उन्हें कातनिया पहुंचाया जाएगा। चाशमे के रोज से अब तक 4000 से ज्यादा तारिकीन वतन गैर कानूनी तरीके से इटली पहुंचे हैं। गुज़िश्ता बरस मार्च के पूरे महीने में ऐसे तारिकीन वतन की तादाद 1300 रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेस्क्यू ऑपरेशन उसी दिन अमल में आया जब तकरीबन 2 हफ्ते कश्ती हादसे के 73 में शिकार की तलाश थी, जो एक 5 से 6 साल के दरमियान उम्र की बच्ची थी। 26 फरवरी को बहरी जहाज के हादसे के बाद वज़ीर आज़म जॉर्जियो मेलोनी की सरबराही वाली दाएं बाजू की हुकूमत को कश्ती को बचाने के लिए बरवक्त और मौसर इक़दाम की नाकामी पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। ईरान में 100 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। उन पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स को जहर देने का इल्ज़ाम है। ईरान में पिछले साल 16 सितंबर को हिजाब मुखालिफ मुजाहरे हुए थे। इसके बाद करीब 5000 तालिबात काफ़ी सस्पिशियस तरीके से बीमार हो गई थी। ग्लोबल प्रेशर के बाद ईरान की हुकूमत ने मामले की जांच कराई। इसमें सामने आया कि उन स्टूडेंट्स के पानी में धीमा जहर मिलाया गया था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हुक्म के बाद हुकूमत ने कार्रवाई की। खामनाई ने कहा था कि जो भी कसूरवार हो उसे फांसी पर लटकाया जाए। इसके बाद इब्राहिम रईसी की हुकूमत पर दबाव बढ़ गया। दुनिया में लड़कियों को जहर दिए जाने के बाद ईरान हुकूमत की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। इसके बाद जांच और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच लंबी चलेगी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद सबूत जुटाए जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।